देखिए प्रश्न है, स्टेनिक तथा पॉल 28,800 में एक काम का ठेका लेते हैं। स्टेनिक अकेले काम को 36 दिनों में तथा पॉल अकेले काम को 48 दिनों में कर सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से काम 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, तो अनुभवी व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो बताया गया है कि नाम क्या है, स्टेनिक है, एक पॉल है, और टाइम का अगर बात कर लें तो इसको जो है कितना समय लगता है, इसको लगता है 36 दिन, इसको लगता है 48 दिन। और फिर बताया गया है कि तीनों अगर मिलके काम करता है, यह अनुभवी व्यक्ति है, तो काम जो है 12 दिन में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग कार्यक्षमता निकाल देते हैं। तो बोलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो बोलिए कि 12 तिया 36 बरचौ के 48, तो 12 तिया 36 खत्म, इसका कार्यक्षमता 4, बरचौ का 48 का कार्यक्षमता 3, और 12 12 खत्म, इसका कार्यक्षमता 12। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग निकाल दिए। अब देखते हैं कि ये तीनों अगर मिलके काम किया है तो काम 12 दिन में ख़त्म हुआ है, और तीनों का जो एक साथ कार्यक्षमता है वह कितना है, 12। पॉल का कितना है कार्यक्षमता अकेले का, तो 3। स्टेनिक का कितना है, तो बोलिए 4, और तीनों का 12, तो ए का कितना होगा, बोलिए कि 12 - 7, तो ए का 5 होगा। ठीक है, तो रुपया जो है इस अनुपात में बटेगा। सिंपल सा सवाल है। अगर यहीं पे सवाल को थोड़ा चेंज करके पूछ ले जाता कि स्टेनिक 4 दिन काम किया, या हो सकता है स्टेनिक 17 दिन काम किया, पॉल 2 दिन काम किया, और तीनों मिलके जो है ना 2.5 दिन काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे इस अनुपात में आप रुपये को नहीं बांट सकते थे। तब वहाँ पे क्या करते हैं कि इसका जो कार्यक्षमता है उसको टाइम से गुना करते हैं कि ये कितना दिन काम किया है। ठीक है, और ये कितना दिन काम किया है, और ये कितना दिन काम किया है, तब जो नया रेशियो आता उस पर हम लोग रुपया को बांटते। लेकिन यहाँ बता दिया गया है कि तीनों जो है अपने अपने कार्यक्षमता से समान दिन तक कार्य किया है, मतलब कि 12 दिन तक कार्य किया है। 12 दिन तक ये भी काम किया, 12 दिन ये भी काम किया, 12 दिन ये भी काम किया। मतलब सवाल को काफ़ी इजी बना दिया गया है। तो ये जो 28,800 रुपया है इस अनुपात में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 4 3 7 5 12 कि 12 अनुपात का जो मान है वह इतना है, कितना है, 28,800। तो बर 12 44 का दुगना कर दीजिए, तो 1 अनुपात का जो मान निकल गया 12 दूना 24 पर 00। ठीक है, अब 4 का निकालिए, 3 का निकालिए, 5 का निकालिए। हमें किसका ज़रूरत है, तो अनुभवी व्यक्ति का। अनुभवी व्यक्ति को कितना देंगे, 5 अनुपात। ठीक है, तो 5 अनुपात का मान निकाल दीजिए। बोलिए कि 24,000 1 अनुपात का मान है, इसको जो है 5 से हम लोग गुना करेंगे। तो जहाँ 5 से गुना करने के बाद बात आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना 2 से भाग कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ये 2 से कट जाएगा आपका कितना बार में, 12 बार में, और ये 5 दूना 10, 1 0 आपका चिपक जाएगा। ठीक है, सवाल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चलिए इस सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है, रुकने वाले स्थान को छोड़कर ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने वाले स्थान सहित यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। अगर इस सवाल को ट्रिक से देखा जाए तो क्या कहते हैं कि बड़ा चाल माइनस का छोटा चाल और बटे बड़ा चाल, तो ये आ गया आपका समय। यह समय किस में आया, घंटा में, लेकिन आंसर किस में है, मिनट में। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देते हैं, तो 60 दूना 120, ये डिफरेंस कितना हो गया, 70, 70 बटे 2 तो 35। ठीक है, ये हुआ आपका ट्रिक का बात। अगर यहीं पे हम लोग थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाएं कि देखिए ट्रेन का चाल कितना है, तो बोलिए 120, मतलब 1 घंटा में ये कितना दूरी तय किया, बोलिए 120, मतलब ट्रेन को जो है 120 किलोमीटर जाना है। ठीक है, लेकिन बताया गया है कि अगर ये रुक रुक के चलता है तो यही 120 को जो है तय करने में कितना समय लगेगा, 50 के चाल से। बोलिए कि 120 बटे 50। ठीक है, 120 बटे 50 कहने का मतलब ये 0 0 खत्म हो गया। दूसरा चाल से 50 के स्पीड से अगर चला, हालांकि ट्रेन का स्पीड इस बार भी 120 ही है, लेकिन ये क्या काम किया है, बीच बीच में रुक गया है। ठीक है, इसके कारण इसका चाल क्या हो गया है, 50। तो हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो 50 के रेट से ही करेंगे। तो इस रेट से देखते हैं कितना समय लगेगा, तो 5 दूना 10 और 5 चौके 20, इतना घंटा का समय लगा। ठीक है, रुक रुक के चलने के कारण रेलगाड़ी का चाल कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, जिसके कारण इसे इतना समय लगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये ट्रेन जो है इतना दूरी तो 1 घंटा में तय कर लेता,
क्योंकि जो ट्रेन का स्पीड पहले था, ट्रेन का स्पीड अभी भी यही है, 120 ही है, लेकिन रुकने के कारण जो है इसका चाल हम लोग कैलकुलेट जो कर रहे हैं वह देख रहे हैं समय के अनुसार उसका चाल कितना है, 50 है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये ट्रेन जो है रुका कितना देर। बोले 1 घंटा तो कंटिन्यू अगर ये चला होगा तो ये दूरी कवर हो गया होगा, लेकिन समय इसको इतना लग गया। बाकी का ये जो समय है डिफरेंस देख लीजिए कि 1 घंटा 1.4 घंटा ये क्या काम किया होगा, आराम किया होगा। तो ये 1.4 घंटा जो आराम किया कितना देर में, बोलिए कि 2.4 घंटा में ये ट्रेन जो है इतना देर आराम किया। तो आपसे पूछा गया है कि 1 घंटे में कितना आराम किया, तो 1 घंटे में निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको इससे भाग दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो समय निकला आपका किस में निकला, घंटा में। आंसर किस में है, मिनट में। तो मिनट में निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 60 से गुना कीजिएगा। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट उठ गया, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 2 से कट गया आपका 7 बार में 7 पचे 35। जय हिंद जय भारत। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न क्या है कि एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलो है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो कितना है, 25 का बढ़ाया 1 केजी, तो 25 इधर बढ़ गया, एक अपना बढ़ा 26 और 50 खुद लाया होगा तो 76। ठीक है, समझ पाए, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। दोनों तरीका समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मान के चलिए कि उत्तर लंबा में जाएंगे तो एवरेज का टोटल हिस्ट्री आधा घंटा इधरे हम समझा देंगे। ठीक है, हर वीडियो में इस टाइप का एक क्वेश्चन समझाते हैं। तो देखिए फिर भी हल्का सा समझा देते हैं कि क्या करना है इसमें, कि अगर ये सभी का वजन कितना है, बोलिए 50 केजी 50 केजी 50 केजी। ठीक है, तो इसमें कितना छात्र है, बोलिए 25 छात्र। इसमें 5 छात्र और जुट गया जिसका वजन 50-50 केजी का था, तो एवरेज कितना हुआ, बोलिए फिर भी अगर 50 जो एवरेज था, अगर वही एवरेज का इसमें एक लड़का जुट जाए, 2 लड़का जुट जाए, 1 लड़का निकल जाए, 50 लड़का जुट जाए, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो फर्क कब पड़ेगा, जब उससे कम या अधिक उम्र का शामिल हो जाए या निकल जाए। तो यहाँ पे एवरेज बढ़ गया है, इसका मतलब वह क्या हुआ है कि इसमें अधिक उम्र का कोई व्यक्ति शामिल हो गया है। तो अगर एवरेज 50 था पहले, तो 50 तो वह होगा, 50 वह लाया होगा, अपना उम्र उसका 50 होगा, तो इसमें एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ा है एवरेज पे, 1-1 बढ़ गया है। तो आप देख रहे हैं कि 25 छात्र ऐसा है जिसका कि औसत 1-1 बढ़ गया, मतलब 25 का 1-1 बढ़ाया, तो ये जो अध्यापक है 50 तो लाया होगा, और बाकी जो ये 25 छात्र है सभी का एवरेज 1-1 बढ़ाया। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 ये एक्स्ट्रा लाया, लेकिन अपना भी तो फिर 1 बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज ओवरऑल एवरेज ना 51 हो गया, तो कुल वजन उसका कितना हो गया, तो 76 साल। ठीक है, इस टाइप से समझिए। अगर यहाँ भी समझने में आपको दिक्कत होता है, पेन पेपर चलाने का ज़रूरत पड़ जाता है, इतना तो हम पेन पेपर चला देते हैं समझाने के लिए। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप एवरेज का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, उसको समझिएगा बिना पेन पेपर का, केवल देखिएगा और ऐसे आंसर कीजिएगा। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कुल योग निकालिए कि 25 छात्रों का औसत वजन कितना था, तो बोलिए 50। ठीक है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, बोलिए कि 25 गुना 50। फिर बोला कि औसत जो है ना 1 केजी बढ़ गया, तो अब औसत कितना हो गया, बोलिए 51। छात्र कितना हो गया, मतलब अध्यापक शामिल होने के बाद आदमी कितना हो गया, बोलिए कि 26। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, अध्यापक का उम्र निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए। प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, अगर हम मान लें कि प्रत्येक केजी का चावल का, प्रत्येक 1 केजी चावल का मूल्य अगर 1 रुपया है, तो 80 किलो वह चावल खरीदा है, तो खरीदने में उसको पैसा कितना लगा, तो बोलिए कि 1 रुपया किलो, 80 किलो का दाम 80 रुपया। ठीक है, और फिर उसको बेचा होगा। ठीक है, बेचा होगा, प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है तो प्रॉफिट भी उसको हुआ है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ है या कितना में बेचा है, तो बताया गया है कि उसे 30 केजी के लिए
उसे 30 केजी के लिए किए गए भुगतान, मतलब 80 रुपया में वह 80 किलो चावल खरीदा है, तो 1 किलो का दाम कितना होगा? बोले 1 रुपया, मतलब 1 रुपया किलो चावल है, 80 किलो खरीदा तो 80 रुपया उसको पैसा लगा। तो 30 किलो खरीदने में उसको कितना पैसा लगा होगा? बोलिए कि 30 रुपया लगा होगा। तो वही बताया गया है कि 30 किलो के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेचा, मतलब उसको जो टोटल लाभ हुआ 30 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य के बारे में नहीं बताया गया, डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया कि 30 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर सामान को बेचा। ठीक है, तो उसे 30 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब बेचा कितना में? बोले 8 3 11 में। ठीक है, हमसे वो ने पूछा गया लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 80। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 100 बटे 8 कितना होता? 12.5, 12.5 गुना 3 37.5। ठीक है, कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए, प्रश्न क्या है कि एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है, इतना इतना इतना, तो निम्न में से ग्राहक के लिए सबसे बड़ा बट्टा कौन सा है? सबसे अच्छा बट्टा कौन सा है? तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन होगा जिसमें कि उसको अधिक छूट मिले? तो इस टाइप के प्रश्न में देखते हैं कि शुरुआती जो बड़ा हो वही सबसे अच्छा होता है ग्राहक के लिए, तो ये होता है। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सक्सेसिव रूल लगाते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिए कि x + y - xy बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है सक्सेसिव का। अब सभी को पता है, आप निकालिए कि पहला में अगर वह छूट दिया तो 25 15 कितना हुआ? बोलिए 40, और माइनस 25 गुना 15। ठीक है, 25 गुना 15 बटे 100। ठीक है, तो ये 25 से कट गया 4 बार में, और 15 भागा 4 तो 7.5 बटे 2। 7.5 बटे 2 बोला जाए तो कितना? 3.25। कहने का मतलब 3.75। तो 25 में 4, 40 में से 4 चला गया तो 36.25। ठीक है, पहला का ये निकला इफेक्टिव रेट। दूसरा को देखा जाए तो 30 और 10 कितना हुआ? 40, और माइनस 30 गुना 10 बटे 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ख़त्म, तो ये निकल गया आपका 37%। तीसरा को अगर देखा जाए 35 5 40, और माइनस 35 गुना 5 बटे 100, तो 5 से कट गया ये 20 बार में। ठीक है, तो 5 से कट गया ये 4 बार में, 5 से कट गया ये 7 बार में, तो 7 बटे 4। 7 बटे 4 कहने का मतलब कितना कि आपका 7 बटे 4 3.5 बटे 2। 3.5 बटे 2 तो 2.25, 1.75। तो इसमें अगर घट जाएगा 2 तो ये हो गया 38.25। क्या हुआ? आगे भाग गया, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आ जाओ। चलिए, तो ये जो है ग्राहक के लिए सबसे अधिक छूट देगा 38.25। सबसे बड़ा देख रहे हैं 36, 37 और ये 38। समझ पाए? बोलिए एकदम। चलिए इसको देखिए। देखिए प्रश्न क्या है, एक कमीज और पैजामे का अंकित मूल्य का अनुपात इतना के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज और पैजामे पर कुल छूट 30% है तो पैजामे पर कितने % की छूट दी गई? ठीक है, बड़ा ये सवाल है, क्या कीजिएगा? बना दें। हम लोग करते हैं, हम लोग विक्रय मूल्य पे डिस्काउंट लगाते हैं, सॉरी विक्रय मूल्य पे एलिगेशन लगाते हैं। तो उससे क्या होगा कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का हम लोग का अनुपात आ जाएगा। कहने का मतलब ये समझिए कि ये हम लोग किस पे एलिगेशन लगाने वाले हैं? बोलिए कि हम लोग सेलिंग प्राइस पे एलिगेशन लगाएंगे। तो ये हम लोग का जो आंसर आएगा 1:2 किसका आएगा? बोलिए ये MRP का आएगा, MP का आएगा, मार्क प्राइस का आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका कमीज है, ये आपका पैजामा है। कमीज पर 40% का छूट दिया तो कमीज कितना % पे बिका? बोलिए 60% पे बिका। ठीक है, ये बिक गया, SP है, सेलिंग प्राइस है। और पैजामा पे पूछा गया है कि बताइए कितना % का छूट दिया जाए। हम निकाल देते हैं कितना % पे ये माल बिका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताया गया है कि कुल मिलाकर ओवरऑल छूट जो है 30%। 30% अगर छूट मिला ओवरऑल, तो ओवरऑल सामान कितना % में बिका? बोले 70% में बिका। ठीक है, ये मैदान भी आपका खाली है, ये मैदान भी आपका खाली है। तो बोलिए एलिगेशन लगेगा एक बार इधर से। ठीक है, तो 70 में 60 गया तो ये हो गया 10। एक बार इधर से चले हैं तो एक बार इधर से भी आपको चलना पड़ेगा।
तो ये 10 जो है 2 अनुपात को दिखाता है, तो 5 जो है आपका 1 अनुपात को दिखाएगा। एक बार इधर से चल गए हैं तो एक बार इधर से आना पड़ेगा। किस में 70 घटाएं जो 5 हो जाए, बोलिए जोड़ दीजिए ना, ठीक है 75। अगर वह पैजामा 75% पे बिका है तो छूट कितना परसेंट का मिला होगा, 25% का, ठीक है। चलिए यही था